अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तानी सियासत में आने वाला हफ्ता अहम नहीं, बहुत अहम है। इससे न सिर्फ अगले चंद माह की सियासत का रुख मुतय्यन होगा, बल्कि पाकिस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाज़ा भी किसी न किसी हद तक हो सकेगा। मंगल को मुज़ाकरात का तीसरा और शायद फाइनल राउंड है, लेकिन अब से मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। रात को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील नहीं होती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि यह मुमकिन नहीं है, मई में असेंबलियां तहलील नहीं की जा सकती। इसके बाद सूरत हाल वाज़ेह है और इसका अंदाज़ा तहरीक इंसाफ को भी बखूबी हो चुका है। इसीलिए तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर निकलने की धमकियां दे रही है, एक और लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का किरदार ऑब्वियसली इंतहाई अहम तरीन हो जाता है, जिसने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है और इसी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुक़्तदिर क़ुव्वतों के साथ बेहतर ताल्लुकात, इसके बजाय मजीद दूरियां पैदा हो रही हैं और चौधरी परवेज़ इलाही भी इस वक्त निशाने पर हैं। क्या ये दूरियां कम हो सकती हैं? ये दूरियां इतनी बड़ी क्यों हैं? इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के सीनियर सियासतदान, अहम सियासतदान को आज हमने जहमत दी है गुफ्तगू करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है कि मंगल को कोई अहम फैसला आने वाला है। अच्छा, मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले आप मुस्कुरा दिए हैं, तो यकीनन कोई ना कोई वजह होगी इस मुस्कुराहट के पीछे। सर, खान साहब कह रहे हैं कि 14 मई तक अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो ठीक है, वरना इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत बजट है कि हम बजट दिए बगैर असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। तो शेख साहब, ये जो मंगल को कहा जा रहा है कि कोई अहम फैसला हो सकता है, आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? एक होता है मजाक रात, एक होता है मजाक की रात। ये मजाक की रात है, ये सुहानी रात चलेगी मंगल तक और फिर टैटे फिश हो जाएगी। उन्होंने जाना नहीं, उनका कोई इलेक्शन नहीं। आप फजलुर रहमान की बात सुने जी। मेरी ज़िंदगी की तारीख में मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है, क्या जुमलों का इस्तेमाल था। और फजलुर रहमान कहता है ये हिंदू का हथौड़ा है चीफ जस्टिस के हथौड़े को। मेरा मतलब है पाकिस्तान की अदलिया को असम्बली में जिस तरह तज़हीक की जा रही है कि शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के साथ कहता है मैं 3 जजों को नहीं मान रहा। आप किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं जी? सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और कहता है एक दफ़ा नहीं, मुझे 50 दफ़ा घर, 1000 मरतबा घर। ओ ये तू आधी दफ़ा घर नहीं जा सकता मेरी जान। तू तो 90 के जाविये से जूतियां चाट के यहाँ सबसे पाकिस्तान में इब्ने गुलाम जो शख्स ढूंढा गया वो आप हैं, शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ में फिर भी मैं समझता हूं कि वो स्टैंड ले लेता है जिस हद तक भी ले सके। कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उसने अपनी राय दी, इसकी तो राय कोई नहीं, जुम्मा जंज के साथ है, ये चाबी के खिलौने हैं। इन चाबी के खिलौनों को जितनी चाबी दो ये असम्बली के फ्लोर पे उतना नाच लेते हैं। और वो बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको तलब करो इस्तेहकाक कमेटी में। बाज़ का तो अपने आप पे हंसी आती है कि या अल्लाह हम कहाँ पहुँच गए हैं। और जो जुमले 1-2 और मेंबरों ने इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। शेख साहब, इस्तेहकाक कमेटी वाले मामले पर अदालत की जानिब से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, तो आपको लगता है कि इस तहम्मुल से ये जो बिलावल साहब मुतालबा कर रहे हैं बुलाया जा सकता है? मैंने उमर अता बंदयाल को तो ना मेरी सलाम दुआ ना मैं जानता हूँ, उनके वालिद के साथ काम किया है, फतेह खान बंदयाल के साथ हमारे कमिश्नर थे। और जितने रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियाँ तालीमी इदारे, मैंने उनसे जितने प्लाट खाली थे अलाट करवाए। ये तहम्मुल और बुर्दबारी और दानिशमंदी और दूर अंदेशी से सबको घेर रहे हैं इलेक्शन की तरफ, आइन और कानून की तरफ। इन्होंने आना नहीं है, इनके वोट तो तंदूर में चले गए हैं हुजूर। इसहाक डार साहब से भी आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर दूं कि आ गया कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की मीटिंग का एजेंडा 10 तारीख वाला, उसमें तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है जी। अब क्या घूमे फिर रहे हैं, वेली रन परोने हैं जोगी कि कभी इधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं, कभी टैं टैं कर रहे हैं, कभी अब आप इलेक्शन में मुज़ाकरात, जो डॉलर का असर किया है इकानमी का, वो मुज़ाकरात का भी असर होगा। मैं तो कोई पूरी उम्मीद नहीं है मुज़ाकरात से। देखें, आप भी कई बात कर रहे हैं कि आप पुरुमीद नहीं है, PTI को भी ये लगता है
हुकूमत के तो रवैये से मालूम होता है कि नहीं इलेक्शंस करवाना चाहती है अभी, तो सर ये फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे? ये समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत दूरअंदेशी से काम लिया है और हौसले से काम लिया है, और अल्टीमेटली रेड स्क्वायर आ जाएगा, और उस में आइन और कानून के फैसले होंगे। अदलिया जीतेगी, कानून जीतेगा, और ये सारे लोग खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचेंगे। सो मैं तो सारी प्रोसीडिंग में देखी हैं, मैं उनकी तदब्बर को दाद देता हूँ जिस दानिशमंदी से वो ये काम आगे लेके चल रहे हैं। सर वजीर दिफा कहते हैं कि ये अदालतों का काम नहीं है कि वो पंचायतें लगवाएं। पंचायत का लफ्ज़ तो एक आदमी ने नहीं इस्तेमाल किया बेटे। पंजाब का पंचायत तो ऐसे ये लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल किया, फजलुर रहमान ने इस्तेमाल किया, आसफ जरदारी ने इस्तेमाल, यानी उनके हिसाब से पंचायत लगी हुई है। हाँ तू दास भाई, जीरे ब्लेड तू बोल, साके टोके तू बोल, जीरे कद्दू तू बोल, ये पंचायत लगी है चौधरी की। ये पंचायत नहीं है हुजूर, आइन और कानून है। और आर्टिकल 60 के तहत जजेस का कंडक्ट भी असम्बली में डिस्कस करना जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम है। आप सारे काम जी तौहीन अदालत के कर रहे हैं, और अदालत जिस हौसले से आपको बर्दाश्त कर रही है उस हौसले को दाद देनी चाहिए। शेख साहब आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं है, मजाकरात हैं सर। तो ये जो अक्टूबर की हुकूमत बात कर रही है कि मैंने कहा मजाक की रात है। वही सर। तो मुझे ये बताइए कि जो हुकूमत बात कर रही है अक्टूबर में इलेक्शंस होने की, आपको लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे? सेकंड ये कि आपने अभी कहा कि 10 तारीख के बाद डू एंड डाई होगा, तो ये 10 तारीख के बाद क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ। शेख साहब 10 तारीख मेरे ख्याल में एक आखिरी हद है, उसके बाद तो फिर चल सो चल है, और धींगा कुश्ती मार कुटाई है, खींचा तानी है। और अगर 10 तक कुछ नहीं होता तो 14 के इलेक्शन तो फिर खटाई में पड़ गए ना। और इमरान खान क्या फैसला करते हैं मुझे नहीं पता, इस पर वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन लोग जो है तकलीफ के जिस आलम में हैं जी, उसका एहसास हुकूमत को है कि हमारी तरफ कोई नहीं है। देखें एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई 85 तो वैसे ही वजीर है ना जिनका नोटिफिकेशन हुआ है, 4 बंदे ऐसे ही लटके हुए हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया लेकिन झंडा लगा हुआ है जी। ये 89 वजीर याद रखें, इस झंडे के नीचे एक डंडा भी है, और ये डंडा लोग उठाएंगे, मजबूरी में उठाएंगे। किसी का दिल नहीं चाहता कि आप बैल मुझे मार, लेकिन अब बैल मार ही रहा है तो ये भी तो बैल को मारेंगे ना। लेकिन सर ये डंडा पहले भी तो उठाया गया, पूरे साल में 3-4 दफा उठाया गया। अब भी लॉन्ग मार्च किए गए। अभी आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्शंस नहीं होते हैं या कोई मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर पीटीआई लॉन्ग मार्च करेगी। तो सर जो पिछले साल में लॉन्ग मार्च भी होते रहे, जलसे भी होते रहे, उनसे तो कोई फायदा नहीं हुआ, इस बार ऐसा क्या हो जाएगा सर? ये कोई कम मामूली बात नहीं है कि 1 साल से इमरान खान ने पार्टी को एक्टिव रखा है 13 जमातों और बहुत सारी दूसरी ताकतों के मुकाबले में, जबकि हम देखें 16-16 दफ़ा वजीर ने हमारी आंखें पाँव और हाथ भी बांधे एक फ़ोन के पासवर्ड के लिए। अगर उनको फ़ोन का पासवर्ड हमें मोहब्बत से कहते तो हम 2 दे देते। सर जी मसला क्या है? मसला ये है, क्या सियासी जमातें इंतखाब से भागती हैं? क्या सियासी जमातें, अगर ये सितंबर में आए हैं, अगस्त में असम्बली तोड़नी है, ये बारी इमरान की है, और ये भरपूर अपोजिशन करें जी, और ये हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है, इनसे तो हो ही नहीं रही। आप मुक़्तदिर हलकों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ा तजर्बा है सर आपका, उनके साथ ना होते हुए भी ये बारी इमरान खान की है सर। अब मैं क्या कहूँ कि वाकई मैं 1 साल से उनसे लातल्लुक हूँ, वो मुझसे लातल्लुक है, लेकिन अगर 100% इलेक्शन, मैं रुक कर कह रहा हूँ, अगर 100% इलेक्शन में धांधली हो, अगर 1 लाख वोट की जगह 50,000 वोट जाली बढ़े, फिर भी इमरान खान जीत जाएगा। नई अस्करी क़यादत से कोई राब्ता हुआ है शेख साहब आपका? नहीं हुआ ना, उन्होंने किया। वो कहते हैं गुरूर हुस्न उन्हें, गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। सो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरी तो ख्वाहिश है
कि इमरान खान की सुलह हो जाए, कोई फेयर इलेक्शन शेख हो साहब जाए। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, खान साहब की भी ख्वाहिश है, ये खान साहब की भी ख्वाहिश है। इनफैक्ट वो सहाफियों से गुफ्तगू उन्होंने की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो वजह क्या है सर, एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं है, इतनी दूरी क्यों है? ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही बता सकती है। और ये बात ठीक है कि वो काफी दूर है इमरान खान से, लेकिन अवाम ज्यादा दूर नहीं है इमरान खान से। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम में और फौज में दरारें नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए जी। और अवाम और फौज, ये फौज हमारी है, हम फौज के हैं, लेकिन हम भी फौज के हैं। सिर्फ यही नहीं कि फौज हमारी है, ये अजीम फौज है, जर्री फौज है, जहादी फौज है और गाजी फौज है, लेकिन सिर्फ ये ही नहीं है, हम भी फौज के हैं। ये भी तस्वर किया जाए, ये कौम जो तबाह हो रही है, जिसके पास कब्र के पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है, बच्चे की फीस के पैसे नहीं है। आप तो यकीन जाने हमें खुद अपनी सियासत बहुत ही मुश्किल दिखाई देती है, हल्के में बैठना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मसाइल सुने तो फिर हम नाकाम हो चुके हैं। और टीवी पे अब तो मैं ट्वीट कर देता हूं, लेकिन जब आप लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं तो सामने आने पड़ जाता है। तो वैसे तो अब दिल नहीं करता कि कोई प्रोग्राम करूं, क्योंकि मैं अपने हल्के को के हालात को इतना बिगड़ा हुआ देख रहा हूं कि कोई मुझसे ये सवाल कर सकता है कि तू 16 दफा वजीर खाक रहा है कि तू अपने हल्के को। मेरे सामने जी पर्स औरतों के छीन के मोटरसाइकिलों पे लोग लेके जा रहे हैं। अभी कायदे आजम यूनिवर्सिटी के आगे कल 2 बंदों ने 16 लोगों को एट ए टाइम, 2 आदमियों ने 16 पार्टियों को एट ए टाइम लूटा है। पूरा इवन क्या शेव के हमाम होता है, वो दूध दही की दुकान नहीं बख्शी जा रही। दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो ये भी तो हमारी बहुत तकलीफदेह हालात है, जिस तरह का इन्फ्लेशन है, जिस तरह के मामला आवाम के लिए चल रहे हैं। लेकिन सर उससे पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने इस बात को इंडोर्स किया कि एस्टेब्लिशमेंट से दूरी तो है। अब सर खान साहब एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट से दूरियों को ख़त्म भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वक्तन फ़वक्तन वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जैसे ताकतवर हल्कों के कारोबार बंद कर देंगे, जैसे इक़्तिदार में आएंगे वैसे ही बजट कम कर देंगे। तो ये तासुर जो खान साहब दे रहे होते हैं, सर ये वजह तो नहीं है दूरी की? ये वजह नहीं है। कोई शख्स ना बजट उनका कम कर सकता है, ना ऐसी सोच रख सकता है कि जनाब अली ये कर देंगे वो कर देंगे। देखें ये हुकूमत है क्या, ये हुकूमत है क्या? 180 वोट जिन्होंने दिलाए हैं हमें भी वही दिलाते थे। जिस तरह इकट्ठा इनको किया इन्होंने, हमारे वक्त में भी ऐसे ही इकट्ठा करते थे। शेख साहब, खान साहब बरमला बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो पपेट वजीर आजम थे, उनका कोई इख्तियार ही नहीं था, कोई किसी और के ऑर्डर्स चलते थे। तो सर अब अगर वो जीत कर आ भी जाते हैं वजारत उज़्मा की कुर्सी पर, तो वो पावरफुल वजीर आजम इस बार होंगे? उनको बना के तो रखनी पड़ेगी। इस मुल्क में बहुत सारे वजीर आजमों से मैंने काम किया। शहबाज शरीफ तो लाहौर पूछ के जाता होगा, सर जी मैं चला जाऊँ अब कल आवांगा। शहबाज शरीफ तो पूछ के जाता होगा जी हफ्ते दी छुट्टी है, 1 मई है, या सोमवार दी छुट्टी है, 1 मई है, मंगल नू आ जावांगा। सर क्या हम बेचते हैं, वैसे ही कुछ भी नहीं है। सर शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं पूछ के जाते होंगे, खान साहब को तो कुछ पता भी नहीं होता था बकौल खान साहब के? भाई वो पहली उसकी बार थी, ये प्रोफेशनल हैं, इन्होंने कईयों को बताया है, ज़ियाउल हक की गोद में जवान हुए हैं और नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। ये मालशी है और ये मालशी ग्रुप है, इनको तालीपिट ग्रुप और मालशी ग्रुप, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और अपने मालशीपन से ही इन्होंने इमरान खान को शिकस्त दी। किसी चीज़ से इमरान खान ने शिकस्त नहीं दी। इन्होंने बाजवा के साथ इस तरह अपने आप को पेश किया। मैं वो जुमला तो नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, मेरे नोटिस में जो जाजुल हक कहता है, लेकिन आइल की ऐसी मालिश की कि इमरान खान रात के अंधेरे में आउट हो गया और ये इन हो गए। सही। शेख साहब आगे बढ़ते हैं ज़रा, ये जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब
चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर धावा बोला गया है सर। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो डिस्टेंस इख्तियार किए हुए हैं, उनके इल्म में कुछ है नहीं। इनफैक्ट जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से भी इस बात पर अफसोस का इज़हार किया गया। वो भी कह रहे हैं कि वो मदीने में हैं, वो अभी चेक करेंगे और तहकीकात करेंगे इस सारे मामले के ऊपर। चौधरी साहब उनका हमेशा बड़ा क्लोज ताल्लुक रहा है मुख्तदर हलकों से, क्यों फिर वो ज़ेरे ताब आए हुए हैं? क्या उन्हें कहीं और से भी सर नाराज़गी का सामना करना पड़ा है? हाँ, आसिफ जरदारी से। आसिफ जरदारी भी पास फैसले करवा रहा है क्योंकि आसिफ जरदारी 2 दफ़ा उनके घर गया और बड़ी विक्ट्री का निशान लगा के निकला, लेकिन परवेज़ इलाही स्लिप हो गया। मैं इस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ और बड़े बाप की औलादें थी। इवन ख्वाजा सफदर हुए, ख्वाजा रफ़ीक हुए, चौधरी ज़हूर लाई हुए, और इनकी शादी भी मेरे अरेंजमेंट्स थे, सारे मेरे पास थे। अब देखो ना, हाँ इधर शुजात है उधर परवेज है, मैं किस मुंह से जाऊं इनके घर? पिछले 2-2.5 साल से मैं नहीं गया जी, क्योंकि मुझे अंदर के हालात पता है। और ये वाकई मोहसन नकवी ने कराया है, वो भी इनका खूनी रिश्तेदार है। और मुनस ने मुझे 2-3 दफ़ा, मैंने अपनी कब्र में जाना है जी, सियासत का पता नहीं क्या अशर होना है, मुज़ाकरात का तो मुझे पता है क्या अशर होना है, सियासत का क्या अशर होना है ये मुझे अभी नहीं पता। लेकिन मुनस ने मुझे खुद कहा कि हमारे घर में दीवार खड़ी की है जी मोहसन नकवी ने। और एक जगह से मैं निकल रहा था, वहाँ मुनस और सालक दाखिल हो रहे थे, और ये सारे मामलात, क्योंकि वो आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन है, सारा उनका माल जो है और लेन देन और जितना इकट्ठा करना और बाहर ले जाना और लाना। मेरे भी बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, मुशर्रफ से भी मुझे उन्होंने मिलाया। और सारा मोहसन, ये ठीक कहते हैं मरकज वाले, अगर तो आप करप्शन में उठाएं तो चलो कोई बात नहीं, काट ले आदमी क्या। जब आप सिर्फ इस बात पे केस करते हैं कि FIR पढ़ें कि बिलावल को बिल्लो रानी क्यों कहा और मनी लॉन्ड्रर्स क्यों कहा, तो ये क्या जी, सियासत में क्या कुछ नहीं होता। शेख साहब अगर मैं भुट्टो के जुमले इस्तेमाल करूं इन पर, अगर जो जुल्फकार अली भुट्टो कहता था अपोजिशन को, अगर मैं वो करूं तो फिर तो मेरा ख्याल है ये जो 6-7 मुकदमे हैं 12-13 हो जाए। वो मोचको स्टेशन से लेके लसबेला और लसबेला से हाला तक जितने मुकदमे बने हैं, बहुत बुरा हुआ परवेज इलाही के घर जो बिल्डोजर बख्तरबंद गाड़ी दिखाई गई दरवाजा तोड़ते। ये किसी दुश्मन का घर नहीं था, ये कल का चीफ मिनिस्टर था। और कुछ अरसा पहले ये प्राइम मिनिस्टर का भी घर था जी। सो दिनों की बात है। और शोरश काश्मीरी मेरे उस्ताद थे, मैंने सियासत रियाजत से सीखी है जी। तो जिस 10-12 आदमियों का मरने से 1 सेकंड पहले सिर्फ मैं ही उनके करीब था, 2 सेकंड पहले उन 12 आदमियों का नाम लिया कि शेख रशीद, इनकी दोस्ती पे यकीन न करना, उसमें पुलिस भी शामिल थी। सही। शेख साहब 11 आदमियों का नाम नहीं लेता, ये खबर बन जाएगी। सर 3 बता दें, 11 ना बताएं, टॉप 3 बता दें। उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। चलें, अब आप नहीं बताना चाह रहे तो मुझे बताएं सर, आप सीनियर सियासतदान हैं और आपसे मैंने कई बार सुना ये बात कि मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त सर मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात भी ऐसा तासुर भी मिल रहा है, ये बात भी सुनने में आ रही है कि वो वापस आना चाहते हैं असेंबलियों में। आप समझते हैं सर तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से निकल कर गलती की थी? अगर वो असेंबलियों में होते तो हुकूमत को ज्यादा टफ टाइम दे सकते थे। क्या टफ टाइम देना था जी, जिन्होंने निकाला वो यहीं पे थे। और वो, मैं तो असेंबली में नहीं जाऊंगा जी, अगर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सोच समझ के दस्तखत किए हैं रेजिग्नेशन पे। हालांकि राजा अशरफ साहब मेरे साथ गुजर खान के हैं और मैंने न फ़ोन किया न राब्ता किया। और अगर तहरीक इंसाफ वापस जाने का फ़ैसला करती है तो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं इलेक्शन का इंतज़ार करूँगा जब भी हूँ, 1 सीट पर और कलम दवात के निशान पर। लास्ट में ऑब्वियसली आप हमेशा ये कहते हैं कि और है भी नहीं आपका बतौर तंजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक, लेकिन बिकॉज ऑफ आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी राय जानना चाह रही हूँ सर। ये जो टिकट
का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान का हुआ है अभी, जिसकी कुछ ऑडियोज़ भी आई हैं सामने, जिसमें पैसों के लेन देन के हवाले से बात हो रही है। और फिर इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब, ये फ्रंट फुट लीडरशिप है PTI की, इनकी जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार को टिकट मिलने पर बात की जा रही है और यहाँ तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर PTI जीत कर आती है पंजाब में तो फिर दोबारा शायद उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला होंगे। आप समझते हैं कि इमरान खान एक बार फिर कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर पिछले टेन्योर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहा? देखें, PTI इमरान खान का नाम है, बाकी मेरी तरह जुमा जंज के साथ हैं। मैंने एक सीट पर अपनी इसीलिए जमात अलहदा रखी है कि आपको इंटरव्यू दे दूं, हालांकि मुझे इजाज़त नहीं है। और मेरी सीटों के नीचे एक जगह मेरा भतीजा है, मैंने एक मैं हूँ, ये बनती है कुछ 6 सीटें सूबे की। एक एक सीट पे 19-19, 20-20 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया और मैं उम्रे पे चला गया, क्योंकि मैं 19 आदमियों की मुखालफत यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा, और मैं कह के गया जी कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं। उम्रे पे एक जाने का मकसद ये भी था कि ये निबट लें आपस में। देखिए, जब पार्टी एक है, बाकी तंदूर है, तंदूर में वोटें पड़नी है। रात गई बात गई, इस वक्त तो जी इस मुल्क में वोट वाली पार्टी एक है, और जो MNA होता है ना वो बड़ा होशियार होता है। अब नहीं रहा MNA, जब से मोबाइल टेलीफोन निकला है सबको पता है। जब मैं कपड़े पहनता हूं तो मेरे लाल हवेली के लोग कहते हैं आज केड़े चैनल पे जा रहे हो जी, यानी एक छाबड़ी वाले को पता है कि शेख रशीद टीवी पे इंटरव्यू देने जा रहा है, वो ये नहीं कहेगा कि मंडी सौदा लेने जा रहा है। वो कपड़ों से अंदाजा लगाता है कि ये टीवी के कपड़े आज इसने पहने हैं। जब कौम इतनी होशियार हो जाए तो वो कैंडिडेट जो है वो अवाम के रहमो करम पे है। सो अवाम की राय आमा इस वक्त इमरान खान के साथ है, कल अल्लाह ने देखी है, ये बारी उसकी है। सही। वैसे शेख साहब आप इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगले 10 साल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन बीच में वो अदम एतमाद की 10 साल नहीं मैंने कहा, कभी मैंने 10 साल नहीं कहा। सॉरी 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 सॉरी, ये इलेक्शन इमरान खान का है। नहीं शेख साहब, आपने कहा कि ये 5 साल भी और फिर उसके बाद अगले 5 साल भी, तो वो 10 साल ही बन जाते हैं शेख साहब। देखें, मैं तो उस वक्त इमरान खान को जाते हुए नहीं देख रहा था, क्योंकि बाजवा कह रहा था कि कोई बाजवा ने गोली दी हुई थी इमरान खान को, और इमरान खान का ख्याल था कि ये कह रहा अदम एतमाद नहीं होगा। तो अब ये बात पता नहीं करूं कि ना करूं। मैंने मिनिस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट जो है, ये जहां वजीर रहते हैं, बहुत पहले छोड़ दिया। तो मुझे वजीरों ने कहा जी शेख रशीद जो है ना जी उधर का आदमी है, पिंडी वालों का आदमी है, इसने घर खाली कर दिया। सो खान ने मुझे पूछा, उसने कहा शेख रशीद तूने घर खाली कर दिया? मैं कहा हाँ मैंने कर दिया। कहता क्यों? मैंने कहा जी MQM से मेरी ज़ाती दोस्ती है, उन्होंने मुझे कहा खेल ख़त्म पैसा आज़म, हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा बाद में जो महंगा घर ढूंढूंगा किराए पे तो बेहतर है अभी ढूंढ लूँ, तो इसमें और कोई वजह नहीं है। कई लोगों ने जाके शिकायत की कि जी इसके पास कोई खबर है जी, इसने मकान पहले खाली कर दिया। और शेख साहब आपने कहा MQM ने आपको पहले कह दिया था, तो जिस दिन MQM अलग हो रही थी उससे एक रात पहले तक इमरान इस्माइल और दीगर लोग जा रहे थे MQM को बार बार मनाने के लिए, तो अगर आपके पास ये पहले से खबर थी तो आपने बताया क्यों नहीं? ऐसे ही टाइम आया कर, ऐसे ही टाइम मैंने खान को बता दिया, और किसी से मेरा इतना तल्लक नहीं है। और शेख साहब ये कितना अर्सा पहले आपने घर खाली कर दिया था जब MQM से आपकी बात हो गई थी? काफी दिन पहले, बल्कि बाजवा ने मुझे सीढ़ियों पे उतरते हुए कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे कार। मैं क्या जी इलेक्शन कैसे हो जाएंगे? साथ ही उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और फजल रहमान नहीं मांगने, वरना तो हम इलेक्शन कराने लगे हैं। शेख साहब MQM ने कितने अर्से पहले बताया था? इमरान खान जाने तो आप छोड़े परे, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा वहां से रिकॉर्ड देखें, मैंने काफी दिन पहले मकान खाली कर दिया था, क्योंकि रसीदें मैंने कहा बनी हो ठीक सी। ऐसे भी हुआ था, एक दफा हॉस्टल खाली किया था तो 2 टेबल कम निकले और फ्रिज वहीं पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी फ्रिज नहीं मिल रहा, फिर उन्होंने कहा जी मिल गया। मैंने कहा अच्छी तरह ये अपने सोफे शोफे गिन लें। जनरल बाजवा ने कब आपको कहा था कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे?
1-2 दिन पहले, तोड़ने से पहले 1 दिन बाद भी यही बात बाजवा साहब ने मुझसे फरमाई कि शेख रशीद इलेक्शन ही हल है, लेकिन आसफ जरदारी नहीं मान रहा। उस दिन उन्होंने फजल रहमान का नाम नहीं लिया। उन्हीं बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि आप अपनी असेंबलियां तोड़ दें। इसका मुझे नहीं पता कि बाजवा ने कहा कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, आसफ जरदारी नहीं मानता, 2-3 दिन बाद असेंबली टूट गई, वो अदम एतमाद आ गया। और मैंने कहा ये अब इलेक्शन होंगे, उसने कहा आसफ जरदारी नहीं मान रहा, पहली दफा। और साथ ही का दूसरी दफा 1 दिन पहले उन्होंने कहा कि आसफ जरदारी नहीं मान रहा इलेक्शन। आप जब भी आते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। साद साहब, आपने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया और उसके साथ साथ ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 10 मई तक कीमतें कम नहीं करते हैं तो फिर आप इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो सर कितनी कमी चाहते हैं आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारा मुतालबा पिछले तकरीबन 2.5 माह से चल रहा है जी, और हुकूमत इसको लैता लाला से काम ले रही है, बल्कि 2 रुपये कम करके या 5 रुपये कम करके 15 रुपये बढ़ा देती है, या 7 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा देती है। तो हमारा ये मुतालबा ये है कि ये 14 फरवरी वाली कीमतों पर दोबारा पेट्रोल को मुस्तकम किया जाए, ताकि कोई सहूलत की ज़िंदगी जी सके और सुकून की ज़िंदगी जी सके। 250 रुपए के करीब अगर आप कह रहे हैं, तो अभी कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि शायद हुकूमत 5 से 7 रुपए कमी करने जा रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये कमी हो जाती है तब भी आपके लॉन्ग मार्च को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लॉन्ग मार्च करेंगे 10 मई के बाद? जी इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च करेंगे, और हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती तो इस पेट्रोल की कीमत को मुस्तकम किया जाए, ये रोज़ रोज़ का तमाशा बंद किया जाए कि हम सो कर उठते हैं और एक हमारे सर पर बवाल फोड़ दिया जाता है और हमें पता नहीं होता कि हमने आज सुबह हमें कोई चीज़ मुयस्सर होगी या नहीं होगी। 5 से 7 रुपए कमी से तो आप मानने वाले नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो 14 फरवरी वाली कीमतों पर वापस आए। तो फिर अब आपका प्लान क्या होगा? लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्लामाबाद आकर धरना देंगे, धरने की शक्ल इख्तियार करेंगे? जी, वो ये था कि हमने पहले मरहले में एक एहतजाजी शक्ल के तौर पर एक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, जिसे कौम ने कामयाब बनाया था और हमारी आवाज़ पर, तहरीक लब्बैक की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। इसके बाद हमने इनको दोबारा वक्त दिया ताकि ये अपने जो भी मामलात हैं उनको देख लें, लेकिन मुसलसल वक्त देने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो इसके लिए फिर इंशाल्लाह वो जो भी एक एहतजाजी अमल है वो हमारी तहरीक ने बनाया। इंशाल्लाह 11 तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। सर, धरना कहाँ देंगे, किस पॉइंट पर? अगर हुकूमत उसके बावजूद हमारे मुतालबात मानने पर तस्लीम ना हुई तो फिर जो भी मुनासिब मकाम होगा उसके ऊपर धरना दिया जाएगा। सर, टीएलपी के बारे में एक तासुर दिया जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप है और आपको जब इशारा होता है तो तब आप निकल पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये मोमेंटम बना रही है कि आपको इशारा हो गया है और इस वजह से फिर आप ये धरने और लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। इससे अल्टीमेटली हुकूमत को फायदा होगा और हुकूमत ये एक बयानिया बना सकेगी कि देखें, इस सिचुएशन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते कि जब एक ग्रुप निकला हुआ है, वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो धरने दे रहा है। तो सर, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई इशारा हुआ है क्या आपको? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नजरिए और अपनी बुनियादी उसूलों के ऊपर सियासत करती है, ना किसी के इशारों पर चलती है। सवाल यह है कि इशारा किसका था जब जनाब टिकटें लेकर देकर और जनाब मुल्क की वो सारे इलेक्टेबल्स को नहला धुलाकर पीटीआई में शामिल किया गया? फिर किसका इशारा था कि कश्मीर बेच दिया गया? फिर किसका इशारा था कि असम्बलियां तोड़ दी गई? ये हमसे ना मुंह खुलवाएंगे तो बहुत सारी बात सरे बाजार हर चीज गर्दिश कर रही है। हम इशारे पर नहीं है, हम नजरिए पर हैं। वो नून लीग का दौर हो, वो पीटीआई का दौर हो, वो सारा कुछ हो। असल में तकलीफ ये है कि जब हम निकलते हैं, जब हम अपना एक मामलात और अपनी कैंपेन चलाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि टीएलपी वाले निकलते नहीं है, और जब हम निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं ये क्यों निकलते हैं। मसला ये है कि इस वक्त पीएमएल हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, वो अपने मफाद की सियासत कर रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ तहरीक लब्बैक है जो कौमी मफाद की बात कर रही है। सर, राना सनाउल्लाह साहब एक्सपर्ट माने जाते हैं लॉन्ग मार्च को रोकने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब बने हुए हैं, उनके लॉन्ग मार्च को राना सनाउल्लाह साहब ने ही गलियों का लॉन्ग मार्च बना दिया था। तो सर, आप राना सनाउल्लाह साहब का सामना करने के लिए तैयार हैं? आपकी स्ट्रैटेजी है?
हम हर एक का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो भी सियासी मामलात हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, और जो भी मामलात होंगे हम सामना करने के लिए तैयार हैं। राना साहब समझदार आदमी हैं, वो ऐसी हरकत पीटीआई के साथ तो कर सकते हैं, हमारे यहाँ वो उनके साथ तो कर सकते हैं, उन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं और वो हमें अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मैदान भी हाजिर और घोड़ा भी हाजिर, वक्त बताएगा कि क्या होगा। सर पीटीआई के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है आपकी? नहीं जी, पीएमएलएन के साथ भी नहीं हो सकती और पीटीआई के साथ भी नहीं हो सकती जी। इससे मजाक खेज बात हो कोई नहीं सकती कि सारी जमातें इकट्ठी हैं, इनका नजरिया क्या है। 13 जमातें हैं, इनमें से किसी एक का नजरिया बता दे है क्या। हमारा ताल्लुक उससे बेहतर हो सकता है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर है, जिसका ताल्लुक अपने नजरिए पाकिस्तान से बेहतर है, जिसका ताल्लुक इस रियासत से बेहतर है और इस पाकिस्तान से बेहतर है। बाकी हर उसके साथ नहीं हो सकता है जिसके मुंह में अपनी जबान ही नहीं। वो कभी कहते हैं इनको राह से फंडिंग होती है, तो सर इमरान खान के इश्के नबी पर तो नहीं सवाल उठाया जा सकता सर, बाकी उनकी सियासत पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनके इश्के नबी पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैं उठा सकता हूँ, मैं बिल्कुल उठा सकता हूँ कि मैं मैदान अमल में हूँ। आप नहीं उठा सकते इसलिए कि आपका अपना राइट है, आप ना उठाएं, लेकिन मेरे पास तो हर उसके अमल के ऊपर सवाल उठाने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। सही, यानी आपके लिए बेहतर होगा ताल्लुक पीटीआई किससे? सर पीटीआई वो जमात है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बात की थी सर, नामूस रिसालत के हवाले से दिन मुख्तस करवा दिया नामूस रिसालत के लिए। आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो दिन मुख्तस है वो इमरान खान साहब की काविश है सर। इमरान खान साहब की होगी, लेकिन पीटीआई ही वो जमात है जिसने अपने मुल्क के बाशिंदों को लब्बैक या रसूलुल्लाह नारा लगाने पर गोलियों से भून दिया था। पीटीआई ही वो जमात है जिसने अपने मुल्क के अंदर नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देने वाली जमात को कलअदम किया था। आप सिर्फ पीटीआई की बात ना करें, इस हमाम में नामूस रिसालत और खत्म नबूवत और पाकिस्तान के नजरियात से खेलने वाली ये सारी जमातें मौजूद हैं। अगर ये ना होती तो हमें अपनी साथ सब एक क्रेडिट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, खालिसतन इमरान खान का क्रेडिट है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में किया। सर आपके क्रेडिट पर क्या आएगी बताइएगा? मेरी बात सुने, अगर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर तकरीर की है तो मैं उन अल्फाज को क्या करूं कि जो अपने मुल्क के अंदर उसी नाम पर गोलियां मार दे। मैं उस तकरीर को क्या करूं, मुझे ये बताएं, उन अल्फाज को क्या करूं। जब सफीर निकालने की बात आई थी तो इमरान खान तो भाग गया था, उसकी कैबिनेट भी भाग गई, उसकी काबीना भी भाग गई, उसकी पूरी असेंबली के वो लोग भी भाग गए, एक बिल ना पेश कर सके। तो आप ये समझती हैं कि उसने वो जो खड़े होकर तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में वो नामूस रिसालत के लिए थी। अच्छा, नामूस ये तो कहता था मैं आके वर्ल्ड कप से भी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जब अमेरिका से वापस आया तो कश्मीर बेच कर आया। ये उसी तरह की खुशखबरी और उसी तरह की तकरीर है जो इसने अक़वाम मुत्तहिदा में की है। क्या बात करते हैं ये अगर ये मुखलिस होते तो हमें इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ती, हमें इस नाम पर जमात और इस नाम पर जनाब जाने देने की जरूरत पड़ती, इस नाम पर जेलें भुगतने की जरूरत पड़ती, इस्लाम पर कलअदम और तशद्दुद, खून और जनाब बाजू आंखें हमारे तो कई असल में आप भी कैद हैं। अल्लाह ताला आपको भी आज़ादी अता फरमाए, कभी वो दिखा सके एक जिले शाह के मरने पर पूरा मीडिया, मुझे अफसोस है उसके मरने का, हर सियासी कारकुन उसको एक लाठी भी लगे मुझे अफसोस है, लेकिन उसके एक शहीद होने पर जिले शाह के पूरा मीडिया चीखता रहा, आप हमारे 56 शुहदा तो नजर नहीं आए। फिर ये तो गिला सबसे है सर, जो गुंगे शैतान क्यों सर आपने शायद उस वक्त मेरा प्रोग्राम ना देखा हो, आप YouTube पर जाके देख लीजिएगा तो फिर साथ साथ आपको ये लफ्ज नहीं बोलने पड़ते सर। उस वक्त रमजान में जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ था, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख लेते तो आप मुझसे ये बात ना कर रहे होते। साथ साथ देख लीजिएगा। खैर सर, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, मुझे ये कहिएगा प्लीज, अगर आपकी जमात से कोई वजीर आजम बन जाता है, कल आप वजीर आजम बन जाते हैं, तो जो मसला कश्मीर है, ये जो मसला कश्मीर है, ये हल करवा लेंगे साथ साथ? इंशाल्लाह करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हमारा बुनियादी पहले उसूलों में से है, मसला कश्मीर भी हल करवाएंगे और अपनी हमशीर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मसला भी हल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। साद हुसैन रिजवी साहब सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की तो 10 मार्च के बाद लॉन्ग मार्च भी करेंगे और धरना भी देंगे 10 मई के बाद। लेट्स सी कि हुकूमत की जानिब से अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है TLP को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। इंतखाबात, मुज़ाकरात, हुकूमती इक़दामात और तहरीक इंसाफ के मामलात, मीडिया हो या सियासतदान, सबकी तवज्जो इसी तरफ लगी हुई है। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज है, और वो है इस मुल्क के अवाम। एक तरफ जहाँ सियासतदान इक़्तिदार की बासी हाथ में लेने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं ना, वहीं पाकिस्तान के अवाम की कमर उन्हीं की नाकामियों ने तोड़ कर रखी हुई है। अवाम को अब उस गैस की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी जो चूल्हे में आती ही नहीं है, क्योंकि ओगरा ने मीटर रेंट बढ़ा दिया है, और वो भी 1-2% नहीं, 1000 गुना से ज़ायद बढ़ाया है। जो मीटर रेंट 40 से 45 रुपए हुआ करता था, अब वो 500 रुपए लग कर आया करेगा। यानी अगर आपने गैस इस्तेमाल नहीं भी की ना, तब भी हर सूरत आपको 500 रुपए तो अदा करने ही होंगे। जिस मुल्क में नाज़रीन हुक्मरान और अशराफिया काम करने की रिश्वत और काम ना करने की तनख्वाह लेते हों, वहाँ ऐसे फैसले शायद अब किसी अचंभे की बात तो नहीं है। बेहिसी की हद यह है कि अब अद्वियात की कीमत भी 70% तक बढ़ सकती है, क्योंकि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। रुकिए, ये तबाही सिर्फ यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। वजारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई का ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगा। जो महंगाई की शरह गुज़िश्ता महीने 35% पर थी, आने वाले दिनों में वो 38% तक जा सकती है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई दिसंबर 1973 में 37% रिकॉर्ड की गई थी, जब पाकिस्तान एक ऐसी बदतरीन जंग के असरात झेल रहा था जिसमें आधा मुल्क अलग हो चुका था। ऐसे में जब बद से बदतर खबरें सुनाई दे रही हैं, एक अच्छी खबर ये आई है कि मुल्क में 10 साल बाद गंदम के रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद गंदम की 2,75,00,000 मीट्रिक टन पैदावार यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कौम पर बड़ी ख़ास नज़र करम है। वरना जिस मुल्क में अब हाल ये है कि लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, आटा स्कीम्स में गबन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, ऐसे में ये पैदावार हमारे लिए तो मकाम शुक्र ही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के लिए मकाम फ़िक्र भी है, क्योंकि उनकी नाक़िस हिकमत अमली और नाअहली से अक्सर देखने में आया है कि ऐसे मौके ज़ाया हो जाते हैं। किसान को मेहनत की सही उजरत नहीं मिलती, ज़ख़ीरा अंदोज़ हुकूमत के हाथ नहीं आते हैं, बल्कि बहुत सोख की पुश्त पर उन्हीं का हाथ होता है। इस मुल्क में इजाफी गंदम या तो गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाती है, या मसनूई शॉर्टेज के बाद जब आवाम को मिलती है तो महंगे दामों मिलती है। इजाफी हो तो अक्सर उसे एक्सपोर्ट ही कर दिया जाता है, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर महंगे दामों इम्पोर्ट करते हैं, जिससे जेब तो अशराफिया की बढ़ती है, लेकिन बोझ इसका सारा का सारा कौम पर पड़ता है। और पिछली हुकूमतों में यही कुछ होता रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत इस बार ये गलती तो एटलीस्ट नहीं होने देगी। प्रोग्राम का वक्त इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।